नमस्ते दोस्तों, बाल विकास के सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। कल हमने बात करी थी जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में और उनकी उपावस्थाओं के बारे में। फिर हमने बात करी शैक्षणिक निहितार्थ के बारे में और फिर अंत में बात करी थी जीन पियाजे के आलोचना के बारे में। आज हम अगले मनोवैज्ञानिक के बारे में बात करेंगे जिनका नाम है कोहलबर्ग। तो हम कोहलबर्ग के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। कोहलबर्ग का सिद्धांत क्या है? तो कोहलबर्ग ने नैतिकता के विकास का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है, प्रस्तावित किया है, वह पियाजे के शोध कार्यों पर आधारित है। मतलब पियाजे ने जो शोध कार्य किए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे, उन्हीं कार्यों पर आधारित कोहलबर्ग का सिद्धांत भी है। पियाजे के विपरीत कोहलबर्ग ने 3 स्तरों को, 3 लेवल्स को नैतिक विकास की प्रक्रिया में सम्मिलित किया और प्रत्येक स्तर पर 2-2 अवस्थाओं की कल्पना भी की गई। मतलब 3 स्तरों की बात करी, 3 लेवलों की बात करी और हर स्तर पर 2 अवस्थाओं को कल्पना की गई, उनका निर्माण किया गया। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास जो है सार्वभौमिक गोचर है, क्योंकि सामाजिक प्राणी बनने के लिए मान्य व्यवहार को आत्मसात करना ही पड़ता है। मतलब व्यवहार संहिता से मतलब ये होता है, व्यवहार से मतलब ये होता है कि आत्मसात करना मतलब उसको अपनाना ही पड़ता है। मानव का जो व्यवहार होता है, मानवीय व्यवहार कहते हैं। कोहलबर्ग ने बच्चों के सामने धर्म संकट, डिलेमा की स्थिति उत्पन्न करके उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त की। अलग अलग स्टूडेंट्स उनकी अलग अलग प्रतिक्रिया प्राप्त की। जैसे मित्र की जान बचाने में खतरा है, क्या फिर भी उसकी सहायता की जाए? तो कोहलबर्ग के सिद्धांत के मॉडल के स्तर इस प्रकार। हम कोहलबर्ग के मॉडल के स्तर की बात करेंगे। तो पहला है पूर्व नैतिक स्तर, जो बोलते हैं प्री मोरल लेवल। ये प्रारंभिक स्तर है, मतलब सबसे पहला स्तर है। इसमें उचित अनुचित का ज्ञान व्यवहार के प्रति दूसरों की प्रतिक्रिया के आधार पर होता है। इसमें 2 अवस्था है, जैसे हमने बात करी। तो पहला है आज्ञा एवं दंड की अवस्था, स्टेज ऑफ ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। तो आज्ञा एवं दंड की अवस्था क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। यह वह अवस्था है जिसमें बच्चे व्यवहार या कार्य की वांछनीयता मिलने वाले प्रतिफल से निर्धारित करते हैं। मतलब किस काम से क्या प्रतिफल मिलेगा उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। यदि वे अपने से वरिष्ठ व्यक्तियों की आज्ञा का पालन करते हैं, जो बड़े होते हैं उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो उनकी प्रशंसा होती है तथा वे दंड से बचते हैं। सीधी सी बात है। इसके विपरीत अवज्ञा करने पर मतलब उनकी हंसी उड़ाई जाती है और दंडित भी किया जाता है। अगर उनकी वरिष्ठों की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो उनकी पिटाई भी हो सकती है, दंड भी दिया जा सकता है, दंड के रूप में कुछ भी सजा हो सकती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि नैतिक विकास की इस अवस्था में नैतिकता की अवधारणा के विकसित होने में पुरस्कार एवं दंड की ही विशेष भूमिका होती है। मतलब वरिष्ठों से व्यवहार के आधार पर उन्हें दंड दिया जा सकता है, उन्हें सराहा जा सकता है। दूसरी अवस्था की बात है अहम केंद्रिता की अवस्था, स्टेज ऑफ ईगो सेंट्रिसिटी। तो अहम केंद्रिता की अवस्था क्या होती है? इस अवस्था में बच्चे में कुछ न कुछ समझ आती है और वस्तु एवं घटनाओं, कार्यों एवं मान्यताओं के बारे में सोचना प्रारंभ करते हैं। अब फिर भी उनके व्यवहार और कार्यों पर उनकी आवश्यकता का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। बच्चों अपनी इच्छाओं को सर्वोपरि मानते हैं, मतलब उनकी इच्छा जो होती है वो सर्वोपरि होती है। उसके बाद हम बात करें उनकी प्रतिपूर्ति के लिए अवांछित व्यवहार भी कर सकते हैं, बुरा बर्ताव भी कर सकते हैं। अगर उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है तो बच्चे गलत व्यवहार भी दर्शा सकते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा स्तर हमने बात करी थी, कोहलबर्ग ने 3 स्तर बनाए थे। प्रत्येक स्तर में 2 उप अवस्थाएँ थी, 2 अवस्थाएँ थी। हमने पहले स्तर की बात कर ली और उसकी 2 अवस्थाओं की बात कर ली। अब हम बात करेंगे अगले स्तर की। तो अगला स्तर जो है पारंपरिक भूमिका अनुरूपता स्तर, कन्वेंशनल रोल कन्फर्मिटी लेवल। इसमें क्या होता है? इस स्तर तक पहुंच जाने पर बच्चों में सामाजिक प्रत्याशा एवं मान्यताओं में रुचि दिखानी पड़ती है। जो सामाजिक परंपराएं, ट्रेडिशन, कस्टम, रीति रिवाज जो होते हैं उसमें मान्यता विश्वास रखना स्टार्ट कर देते हैं और वे सामाजिक मर्यादा को ध्यान में रखकर व्यवहार करने का प्रयास करते हैं कि उनकी मर्यादा क्या होना चाहिए, किससे कैसा व्यवहार करना चाहिए, उनको देखकर काम करते हैं। उनमें अहम केंद्रिता की भावना भी घटती है। इसमें 2 अवस्थाएं। पहली है प्रशंसा की अवस्था, स्टेज ऑफ प्रेस। इस अवस्था में बालक का व्यवहार सामाजिक प्रशंसा एवं अनुमोदन द्वारा अधिक प्रभावित होता है। सामाजिक रूप से उसको हम प्रशंसा का पात्र बना रहे हैं, उसकी अच्छाई की बात करें तो वो खुश होगा तथा वो इनके लिए सक्रिय प्रयास भी करता है, कुछ अच्छा करने की सोचता है। दूसरा हम बात करेंगे सामाजिक अनुरूपता, सोशल कन्फर्मिटी। तो सामाजिक अनुरूपता में हम बात करेंगे कि विश्व की चौथी अवस्था में प्रवेश करने पर बालक वयस्क हो चुका होता है, अतः उसमें चिंतन, संज्ञान, किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेना एवं योग्यता का विकास हो चुका होता है।
वह तर्क एवं मूल्यांकन मतलब लॉजिक एवं इवैल्यूएशन के आधार पर अपने व्यवहार का औचित्य तय कर सकता है कि मुझे किससे कैसा व्यवहार करना है, किससे अच्छा व्यवहार करना है, किससे बुरा बर्ताव करना है। वो इतनी समझ उसमें डेवलप हो जाती है और वह सामाजिक आदर्शों तथा प्रत्याशाओं के साथ सामंजस्य मतलब तालमेल एवं अनुरूपता रखना जानता है और चाहता भी है। तो ये हमने दूसरे स्तर की बात करी थी। अब तीसरा स्तर जो है वो है आत्मस्वीकृत नैतिक सिद्धांत का स्तर मतलब लेवल ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेड मोरल प्रिंसिपल। इसमें हम बात करेंगे तो यह वह स्तर जिसमें व्यक्ति अपने विवेक एवं अंतरात्मा की आवाज़ के आधार पर कार्यों एवं व्यवहारों की वांछनीयता निर्धारित करता है। मतलब जो उसके अंतरात्मा बोलेगी उस प्रकार वो काम करना पसंद करता है। वैसे इस स्तर तक कम ही लोग पहुंच पाते हैं और इसमें भी दो अवस्था विभक्त किया गया। जैसे हमने हर स्तर की बात करी, हर स्तर की दो अवस्था है। पहले स्तर की हमने दो अवस्था की बात करी, दूसरे स्तर में दो अवस्था की बात करी और तीसरे स्तर में दो अवस्था की बात करेंगे। तो पहला है सामाजिक सहमति की अवस्था, जिसको हम कहते हैं स्टेज ऑफ सोशल एग्रीमेंट। तो कोहलबर्ग का मत ऐसा था कि वांछनीय व्यवहार के विकास की पांचवी अवस्था में व्यक्ति का दृष्टिकोण काफ़ी व्यापक हो जाता है, मतलब फैल जाता है और अच्छा सुदृढ़ हो जाता है। वो सारी समझ डेवलप हो जाती है और इसमें आत्मकल्याण के साथ साथ परामर्श की जो परमार्थ की भावना जो होती है वो जागृत हो जाती है। उसमें सामाजिक व्यवस्था के प्रति गहरी आस्था बनने लगती है कि समाज के प्रति कैसे व्यवहार करना है। इस अवस्था में पहुंचने पर व्यक्ति यह मानने लगता है कि समूह, ग्रुप, समुदाय, कम्युनिटी, समाज तथा सामाजिक संस्थाएं व्यक्ति की भलाई के लिए ही स्थापित की गई है। वो कोई व्यक्ति का बुरा नहीं चाहती है। व्यक्ति को उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करना चाहिए, मतलब सम्मान के प्रति आदर भाव का व्यवहार उसमें डेवलप हो जाता है। और इसके बाद आखिरी है विवेक की अवस्था, स्टेज ऑफ रीजनिंग। तो विवेक की अवस्था ये होती है कि कोहलबर्ग का मत ऐसा था कि नैतिक विकास की आखिरी अवस्था है, क्योंकि ये आखिरी उसका स्तर था और आखिरी उसकी स्तर की अवस्था है। इसमें व्यक्ति नैतिकता के विकास के लिए सामाजिक मान्यताओं के अतिरिक्त व्यक्तिगत मान्यता भी विकसित करता है, जो व्यक्तिगत चीज़ करना रहती है। वह विवेक और अंतरात्मा की आवाज़ में नैतिकता का स्वरूप निश्चित करना चाहता है, मतलब विवेक और अंतरात्मा की आवाज़ में से वो उसके नैतिकता का स्वरूप निश्चित करता है, किस प्रकार की नैतिकता मुझे दूसरों के साथ रखनी है। यदि मान्यता और विवेक में अंतर है तो वह तनाव की स्थिति में आ जाएगा। और जैसे समाज में जाति प्रथा की मान्यता, जातिवाद चला आ रहा है, कुछ हद तक व्यक्ति जागरूक हुआ है, इससे कई जगह पर कम हुआ है, मतलब अंत तक ख़त्म ही हो गया, लेकिन कुछ ऐसे पिछड़े क्षेत्र आज भी हैं जहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें चलती रहती है। यदि कोई उसे उचित नहीं मानता है तो वह आपसे अपना विवेक है, वह इसका विरोध कर सकता है, उसके अगेंस्ट कोई एक्शन ले सकता है, परंतु ऐसा करने वाले कम ही लोग होते हैं। जैसे मैंने बताया था, पुराने समय से लेकर आज के समय की हम बात करें तो उपयुक्त विवेचन हमने करें, उसके आधार पर कई सारे निष्कर्ष निकले हैं। इस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वांछनीय व्यवहार का विकास क्रमिक रूप में होता है। वांछनीय मतलब व्यवहार अच्छा जो होता है उसका विकास क्रमिक रूप में होता है, एकदम से अच्छा व्यवहार करने वो नहीं लगेगा। दूसरा होता है वांछनीय व्यवहार के विकास में तर्क एवं चिंतन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर अच्छा व्यवहार कोई करेगा या करना चाहता है तो उसका तर्क और उसका चिंतन इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। उसके बाद है नैतिक विकास में विचरणशीलता व्यक्तिगत एवं परिवेशीय कारणों से पाई जाती है। उसका रहन सहन कैसा, उससे भी उसके चिंतन वगैरह पे और उसके विकास पे और उसको दूसरों के प्रति मानवीय व्यवहार का असर पड़ता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि नैतिक विकास की जो उच्चतर अवस्था तक कम ही लोग पहुंच जाते हैं, क्योंकि नैतिक विकास का स्तर हर किसी में इतना उच्च कोटि का नहीं हो पाता, उस तक कई ही लोग पहुंच पाते, लेकिन कुछ लोग पहुंचते ज़रूर है। उसके बाद हम बात करेंगे कि नैतिक विकास की प्रत्येक क्रमिक अवस्था मतलब उसको सीरियल मैनर जो है, सीरियल अरेंजमेंट है, में व्यवहार परमार्जित होता रहता है, मतलब व्यवहार में परिवर्तन धीरे धीरे स्थिति के अनुसार होता रहता है। फिर हम बात करेंगे कि नैतिक विकास के प्रति बान सार्वभौमिक यूनिवर्सल है और व्यक्ति को नैतिक विकास की प्रत्येक अवस्था से गुजरना पड़ता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे नैतिक विकास की स्थिति से नहीं गुजरना पड़ता है। जीवन के किसी भी पड़ाव में, जीवन के किसी भी दौर में नैतिक विकास से हमें परिचय करना जरूरी है और करना ही पड़ता है। अब ये तो हमने बात करी थी कोहलबर्ग के सिद्धांत के, इसमें 3 स्तर थे और प्रत्येक स्तर में 2 अवस्थाएं थी। जिस प्रकार हमने जीन पियाजे के शैक्षणिक निहितार्थ की बात करी थी, उसी प्रकार हम कोहलबर्ग के शैक्षणिक निहितार्थ की बात करेंगे। तो कोहलबर्ग के शैक्षणिक निहितार्थ में हम बात करेंगे कि कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत यह सुझाव देता है कि नैतिक विकास या अवस्था विशेष तथ्य है। बच्चे क्रमशः नैतिक न्याय के लिए उच्चतम संभव अवस्था तक प्रगति करते, एक लेवल तक प्रगति करते हैं, इसलिए उन्हें नैतिक मूल्यों को धारण कराने हेतु अवस्था विशेष नैतिक विकासात्मक कार्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए। मतलब वो जिस प्रकार से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, नैतिक विकास जैसा हो रहा है,
उसके अनुरूप उन्हें व्यवहार भी दर्शाना चाहिए। मान लीजिए उसमें नैतिक विकास डेवलप हो गया है, विकसित हो गया है, उत्पन्न हो गया है या उसका पुनरुद्भव हो गया है, लेकिन वो उसके अनुसार उस व्यवहार नहीं कर रहा है, तो नैतिक विकास किसी काम का नहीं है। अर्थात नैतिक विकास के साथ साथ वैसा ही मानवीय व्यवहार उस व्यक्ति ने बालक ने दर्शाना चाहिए। कोहलबर्ग विश्वास करते थे कि बालक अपने चिंतन को पुनर्संगठित करते हैं, इसलिए वे अधिक क्रियाशील रहना चाहते हैं, हमेशा एक्टिव रहना चाहते हैं। पूर्ण नैतिक तर्कणा की क्षमता रखने वाले को अधिगम परिस्थितियों में सक्रिय सहभागिता के अवसर प्रदान करना आवश्यक है। ऐसे भी कुछ बच्चे, ऐसे भी कुछ व्यक्ति हैं जो पूरी तरीके से सक्रिय तरीके से काम करते हैं और अधिगम की परिस्थितियों में अपने आप को ढाल लेते हैं, उन्हें पूर्ण अवसर देना चाहिए, तो ये प्रतिभा वहीं की दबकर रह जाएगी। उसके बाद वास्तव में कोहलबर्ग का मुख्य विचार है कि बालक अवस्थाओं से कैसे गुजरते हैं, मतलब उसके जीवन की अवस्था कैसी होती है, वे उन विचारों को जो कि उनके चिंतन को चुनौती देते हैं तथा उन्हें बेहतर तर्क करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उनमें एक नया लॉजिक डेवलप हो जाए, उसके लिए उन्हें अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता पड़ती रहेगी। ऐसा के द्वारा ऐसा कर पाते हैं। यह नैतिक प्रोत्साहन से संबंधित वातावरण के संयोजन में बहुत सहायक होता है, उससे इसमें बहुत हेल्प मिलेगी नैतिक विकास पे। उसके बाद नैतिक धर्म संकट का जो हल है प्रस्ताव नैतिक विकास की गति को बढ़ाता है, इसलिए शिक्षक होने के नाते नैतिक धर्म संकट जिन्हें छात्रों द्वारा हल किए जाए की परिस्थिति प्रदान की जानी चाहिए। मतलब किसी भी चीज़ को हल करने के लिए उसे इन चीज़ों से सामना करना पड़ेगा, तभी इन समस्याओं का सामना वो कर सकता है। उसके बाद किसी समस्या के बारे में अधिक गहराई से चिंतन करने की चुनौतियाँ भी नैतिक विकास की गति को बढ़ाती है। और किसी समस्या के बारे में हम गहराई से चिंतन कर रहे हैं तो ये भी कहीं ना कहीं नैतिक विकास की गति को बढ़ा देती है। इसलिए माता पिता, शिक्षकों या अन्य आदर्शों को बच्चों के सामने हल करने हेतु समस्या को प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि बच्चों में एक चीज़ डेवलप हो जाए और कि समस्या का हल आसानी से ढूंढ ले, उस पर अच्छे तरीके से काम कर पाए, चाहे वो तार्किक रूप से हो, चाहे वो बौद्धिक रूप से हो, चाहे मानसिक रूप से हो, किसी भी रूप से हो। अब आगे बात करते हैं कि एक व्यक्ति द्वारा किए गए नैतिक न्याय की कोटि उसकी उम्र में निर्भर करती है। उम्र के अनुसार भी कोई समस्या का हल होता है। बालकों की विकासात्मक अवस्था की बात करें तो उसके अनुसार उन्हें नैतिक रूप से सक्षम बनाने हेतु नैतिकता को प्रोत्साहित करने वाले वातावरण को प्रस्तुत करना चाहिए। मान लीजिए हम किसी बालक को नैतिक विकास का पाठ पढ़ा रहे हैं, लेकिन उस बालक को उपयुक्त वातावरण नहीं मिल पा रहा है, तो उसमें चाह कर भी नैतिक विकास का पुनरुद्भव या डेवलपमेंट नहीं होगा। क्योंकि नैतिक विकास हम किसी बच्चे में डेवलप करना चाहते हैं तो उसे एक अच्छा वातावरण प्रदान करना पड़ेगा, उस वातावरण के अनुसार नैतिक विकास डेवलप होगा। अर्थात नैतिक विकास की वृद्धि के लिए वातावरण का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है। उसके बाद पियाजे के साम्य प्रतिमान का जो अवस्था थी उसकी तरह में आत्मसातकरण की बात करी थी हमने और एकोमोडेशन की बात करी थी। उनकी ब्रिज का तंत्र है ये इक्विलिब्रेशन, साम्यकरण। तरह कोहलबर्ग संज्ञानात्मक द्वंद्व जो कि नैतिक विकास और वृद्धि करता की विधि को मानते हैं, मतलब जीन पियाजे के सिद्धांत को भी कोहलबर्ग मानते हैं, क्योंकि उन्हीं के शोधकारों पर उन्होंने काम किया था। जैसे कि हमने देखा है, बालक एक विचार को उठाता है, विसंगत असंगत सूचनाओं द्वारा उलझ जाता है, तो फिर एक अधिक उन्नत और व्यापक स्थिति उत्पन्न करके उलझन को हल करता है। मतलब ऐसी कंडीशन में पहुंच जाता है जहां पर वो उस समस्या की उलझन को सुलझा भी रहता है। यह विधि सुकरात जो थे कि डायलेक्टिक प्रक्रिया भी है। छात्र मतलब एक विचार प्रकट करता है और अध्यापक उसके विचार की अपर्याप्तता है दर्शाने हेतु तो प्रश्न पूछता उससे, फिर वे बालक उत्तम कथनों के सूत्रीकरण के लिए प्रोत्साहित होते हैं। मतलब जैसे जैसे उसको गाइडलाइन मिलते जाती है वैसे वैसे उसमें क्या होता रहता है, प्रोत्साहित होता रहता है, प्रोत्साहन का स्तर बढ़ता जाता है। इस तरह बालक नैतिक विकास की सीढ़ियाँ उत्तर चढ़ता रहता है। जिस प्रकार धीरे धीरे उसे प्रोत्साहन मिलता जाता है तो नैतिक विकास की सीढ़ी को आसानी से चढ़ता चला जाता है। अब हम बात करें कि बच्चों की इस पे रुचि ही नैतिक विकास में अधिक परिवर्तन लाती है, तो ये बात भी सही है कि नैतिक विकास के लिए रुचि का होना भी ज़रूरी है वातावरण के साथ साथ। जैसा कि पियाजे के सिद्धांत और कोहलबर्ग के सिद्धांत के निष्कर्षों पर आधारित बात करें तो बच्चे इसलिए विकास नहीं करते कि उनको बाह्य पुनर्बलन द्वारा ढाला गया, कुछ चीज़ें ऐसी जो बच्चों को ढाल देती है, बल्कि विकास उनकी उत्सुकता के जागृतिकरण होता है। जितनी उत्सुकता होगी उतना विकास में जागृति आएगी, फैलेगा। वे उन सूचनाओं में रुचि लेते हैं, इन्फॉर्मेशन में रुचि लेते हैं जो उनमें निहित संज्ञानात्मक संरचना में पूर्णतः ठीक नहीं बैठते।
मतलब उनके मन में जो एक विवशता रहती है कि किसी चीज़ का समाधान कैसे होगा, उस कारण वो तालमेल नहीं बिठा पाते और इसी से अपने चिंतन के पुनरावृत्ति के लिए प्रेरित होते हैं और फिर उस समस्या के लिए क्या करते, चिंतन करते और बार बार उसी से पुनरावृत्ति करते समस्या का हल निकालने के लिए। इसलिए बच्चे की रुचि, उसकी उत्सुकता, दैट मीन्स इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी जो होती है, नैतिक साक्ष्य से इनके विकास हेतु नैतिक पाठों के अंतरण के दौरान समय बच्चों की रुचि और उत्सुकता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सारी चीज़ों को बच्चे के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। अब हम बात करें सिद्धांत के शैक्षणिक निहितार्थ की बात कर ली। अब हम बात करेंगे मूल्यांकन के बारे में, इवैल्यूएशन के बारे में और लास्ट टाइम बात करेंगे आलोचना, क्रिटिसिज्म के बारे में। उसके बाद हमारा ये कोहलबर्ग वाला सिद्धांत भी खत्म हो जाएगा। तो मूल्यांकन की बात करते हैं। तो मूल्यांकन में पहला पॉइंट है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत की अनुभविक जांच भी की गई है, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उसकी जांच की गई है। उसके बाद उदाहरण के लिए वॉकर के अनुसार 2000 के अनुसार साथियों के साथ अंतरक्रिया, इंटरेक्शन का नैतिक विकास पर प्रायः अधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि गलती किए जाने की दशा में साथीगण एक दूसरे को रोकते हैं। अगर कोई बालक गलती कर रहा है तो साथीगण उसे करने के लिए रोकेंगे, ना कि उसको प्रोत्साहित करेंगे। यह विचार परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर वो करना ही चाहता है गलत काम तो उसे गलत तरीके से बताएंगे नहीं, लेकिन उसको इस चीज़ के लिए ढाल देंगे ताकि उसका नुकसान ना हो और गलत काम ना करे, या उसको कुछ देर के लिए टाल देंगे, उसके दिमाग को डाइवर्ट कर देंगे। उसके बाद तीसरा है इसके विपरीत एक तरफा प्रोडो का सुझाव उतना प्रभावी नहीं पाया जाता है। प्रोडो का सुझाव को नहीं मानते हैं, वो हमको मूर्ख समझते हैं। उसके बाद इसी प्रकार यदि माता पिता बच्चों के प्रति अनुकूल एवं सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर नैतिकता को अंगीकार करने की बात करते हैं तो इसका भी काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है। अगर माता पिता और बच्चों के प्रति अनुकूल व्यवहार, सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे तो नैतिकता के रूप में विकास बढ़ेगा। और लास्ट हम बात करते हैं आलोचना की बात करते हैं। इसमें 3 पॉइंट है। तो आलोचना में क्या है, पहला है उसके अनुसार नैतिक प्रतिमान सार्वभौमिक यूनिवर्सल होते हैं, जबकि इस पर सांस्कृतिक असमानता का इस प्रति प्रभाव पड़ता है। सांस्कृतिक जो असमानता होती है, किस माहौल में ढला है वो, उसका प्रभाव पड़ता है। उसके बाद दूसरा है सभी संस्कृतियों में नैतिकता में काफ़ी समानता पाई जाती है। कहने की संस्कृतियाँ भले अलग अलग है लेकिन कुछ हद तक उसमें एक रूपता पाई जाती है, तथापि अंतर भी पाया जाता है, उस साथ साथ अंतर ही पाया जाता है। लास्ट है क्योंकि विभिन्न संस्कृतियों में असमानता ही पाई जाती है। ये बात भी सही है कि विभिन्न संस्कृतियों में असमानता ही पाई जाती है, कुछ समानता पाई जाती है। अर्थात सारी संस्कृतियाँ एक जैसी नहीं होती, उसमें समानता के साथ साथ कुछ असमानता भी पाई जाती है। तो इस प्रकार से हमारा कोहलबर्ग का सिद्धांत भी खत्म हो गया है। इन जीन पियाजे का सिद्धांत और कोहलबर्ग के सिद्धांत को अच्छे से पढ़िए। उसके बाद हम अगले सिद्धांत जो हमारे हैं थॉर्नडाइक और पावलो के सिद्धांत की बात भी करेंगे। और उसके बाद हमने इसमें कोहलबर्ग के सिद्धांत में शैक्षणिक निहितार्थ के बारे में बात करी, जैसा कि जीन पियाजे के सिद्धांत की बात करी थी। फिर हमने इसके स्तरों की बात करी। कोहलबर्ग के सिद्धांत में 3 स्तर थे और हर स्तर में 2 अवस्था थी। इसका मतलब 3 स्तर थे और 6 अवस्था थी। उन अवस्थाओं की बात करी। फिर कोहलबर्ग के शैक्षणिक निहितार्थ की बात करी। फिर उसके हमने एवेल्युएशन यानी कि मूल्यांकन की बात करी और उसके बाद फिर हमने बात करी आलोचना के बारे में। इस प्रकार हमारा कोहलबर्ग का सिद्धांत भी खत्म हो गया। तब तक के लिए धन्यवाद।